हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डिस्कोर्स लॉ एंड पॉलिटिक्स, डिस्कोर्स ऑन लॉ एंड पॉलिटिक्स. So today we are going to discuss about the previous years of question paper of the Chhattisgarh civil judge, and this paper is of the year 2003. पेपर तो पुराना है लेकिन क्वेश्चंस अभी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. और दूसरी बात, अब कुछ समय ही रह गया है आपके एग्जामिनेशन में, तो आप अपनी जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं इस पेपर के थ्रू. और जहां आपको लगता है कुछ निगेटिव है उसको आप मेहनत करके पॉजिटिव बना ले. तो इसी उम्मीद के साथ वी आर गोइंग टू हैव द क्वेश्चन पेपर हियर टू सॉल्व दिस वन. सो लेट्स स्टार्ट द video and start the questions here. Okay, so the first question which you all can see on the screen here, that is the whether the pendency of a suit in a foreign court will preclude the courts in India from trying a suit founded on the same cause of action. यानी कि जब कोई ऐसा वाद जो कि विदेश न्यायालय में है और वहाँ पे वो पेंडिंग है, तो क्या इंडियन कोर्ट्स को ये राइट है कि क्या वो इंडियन कोर्ट्स को मना करता है कि उसी मुद्दे पे, सेम कॉज पे, वो उस मुद्दे पे एक्शन नहीं ले सकते. सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू प्रिवेंट द इंडियन कोर्ट्स. सो देयरफॉर व्हाट यू फाइंड दैट द आंसर बी विच इज़ गिवन हियर, इट इज़ द करेक्ट आंसर. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ रेस जुडिकेटा ऑल्सो अप्लाई टू द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग ऑफ अ डिक्री. क्या रेस जुडिकेटा का जो प्रोसीडिंग है वो जो है रेस जुडिकेटा का जो प्रोविज़न है वो क्या एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे भी लागू होता है डिक्री के? एंड द ऑप्शन विच आर गिवन हियर, दैट इज ट्रू, फॉल्स. रेस जुडिकेटा ओनली अप्लाइज टू द सूट्स, नॉट अप्लाई इफ ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द JDR. The right answer, it is true. Okay, so in that case the res judicata will also apply to the execution of proceeding of a decree. Next question is here, which you can see, in the case of a public nuisance, a suit for declaration and injunction may be instituted by whom? So what you find that whenever any situation happens like this, then in that case, as per the section 91 of the CPC, the suit must be followed by two persons with the leave of the court. So this is the right answer. तो जब कभी पब्लिक न्यूसेंस का हो मैटर तो और इंजंक्शन की ज़रूरत हो उस सूट के द्वारा, तो दो लोग कोर्ट के परमिशन से फाइल कर सकते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस कैन सी सेट ऑफ द क्लेम. कहाँ पे सी जो है इन सभी जो कंडीशंस में अपने जो है क्लेम को सेट ऑफ कर सकता है. सेट ऑफ को हिंदी में बोलते हैं, या जो हिंदी उसको मुजरा बोलते हैं, यानी कि आप सेटलमेंट कर रहे हैं एक तरीके से, उसको लेके यहाँ पे बात है. सो द ऑप्शन विच आर गिवन हियर, यू कैन सी हियर द ऑप्शन विच आर हियर. A sue C on a bill of exchange. C alleges that A has wrongfully neglected to ensure C's good and is liable to pay in compensation. So this is not the situation where he can go for set off. A sues B and C for rupees 1000. The debt is due to C by A alone. This is not also case. A sues B and C for rupees 1000. The debt is due to C by A alone. It is also not a case. A sues C on a bill of exchange of rupees 500. C holds a judgment against A for recovery of debt rupees 1000. So in this case, what you see, that is the option D which is here. C can go for the set off. Okay, ये जो है सही उत्तर इसका है. यहाँ 500 रुपये है और 1000 रुपये का है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो सेट ऑफ किया सकता है, इसलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, वेयर द डिफेंडेंट इज कन्फाइंड इन अ प्रिजन द समन शैल बी सर्व्ड. जहाँ डिफेंडेंट ही जो है जेल में है वहाँ पे समन कैसे सर्व किया जाएगा? एंड द आंसर इज हियर, दैट इज सी, बाय डिलीवरी ऑफ द समन टू इट्स ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन फॉर सर्विस ऑन द डिफेंडेंट. सो जो कोई भी ऑफिसर वहाँ पे जेल में है, जेल का जो ऑफिसर इंचार्ज है उसको आप दे दीजिए, वो जो है डिफेंडेंट को दे देगा. यानी जब डिफेंडेंट जेल में है तो आप ऐसे कर सकते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर द अपील और रिविजनल कोर्ट कैन रिटर्न द प्लेंट अंडर सेक्शन 7
Rule 10 of CPC after set aside the decree. क्या ऐसा कर सकते हैं? The court, the appeal or revisional court can return the plaint under section 7 Rule 10 of the CPC, and the options which are given here: no on technical ground with the consent of parties, and yes. The right answer of this question is here as per the commission's. No, it is yes. This is how you can find that. So this is the right answer. Next question: the plaint shall be rejected in the following grounds. The first one is where it is not filed in 2 copies, where it is not supported with the affidavit, where the plaintiff has not fixed his photo, where the plaintiff does not put his signature. So a plaint will be rejected on which of the following ground? So the right answer of this question is here, that is the A. Okay, if he has failed to file the 2 copies, then this is one of the ground as per the order 7 Rule 11 of the CPC. Okay. Next question: where the defendant appears and the plaintiff does not appear when the suit is called for hearing, and where a part of the claim is admitted, the court shall. Where defendant appears but the plaintiff does not appear, यानी जिसने मुकदमा दायर किया वो नहीं आता बल्कि उसका जो प्रतिवादी था वो आ जाता है, then in that case what will happen? The options which are given: dismiss the whole suit, dismiss the suit so far as it relates to the remainder. तो जितना है, जितने भाग का क्लेम है उसी हद तक जो है वो सूट को डिसमिस करेगा. तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पे बी होगा. और इसका उत्तर अगर आपको पढ़ना है तो यू कैन रेफर द ऑर्डर 9 रूल 8 ऑफ द CPC. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन: वेयर द एप्लिएंट हैज विथड्रॉन द अपील प्रेफर्ड against a decree pass ex parte, the application under order 9 rule 13 shall be. जहाँ पे appellant ने ही withdrawn कर दिया, has withdrawn the appeal preferred against a decree and passed ex parte the application under order rule 13, then shall be, it would be presumed to like the maintainable. तो भी वो वहाँ पे maintainable होगा. This is the right answer. Okay, moving to the next question. The next question: if sufficient cause is shown by the parties for adjourn the hearing of the case, the court shall not adjourn the case more than, and the option which are here once, twice, 3 and 4 times, and the right answer of this question is 3 times. And for this you can refer this order 17 rule 1. Okay, so you can refer this one, order 17 rule 1. Next question is here: in every case the examination in chief shall be, and the options which are given here: on affidavit, orally, by typing in this court, as court thinks fit. So what you find that whenever the examination of the in chief is going to happen, at the time it will always happen on the affidavit. Next question: where a suit abates or dismissed under order 22 of CPC the same cause of action, then new suit may institute with the consent of the party with prior permission of the court. A fresh suit may file. No fresh suit filed by no fresh suit shall be brought if sufficient, and the option if sufficient cause shown then new suit may file. So what you find that in this case here you can find here, just I am going to highlight this portion which is the correct answer. So where a suit abates or dismissed under section 22 of CPC, then on the same cause you can't file a fresh suit. Okay, you have to get some other justification to file the suit. Okay, and this thing is given under the order 22 rule 9 sub rule 1. Okay, you can refer here. Next question which you can see here: where a minor on attaining majority may, if a sole plaintiff apply that a suit instituted in his name by his next friend be dismissed on the ground that it was unreasonable or improper. So now where was a minor and now he has attained the majority, and now he wants to dismiss the suit on the ground that it was named by his next friend, dismissed on the ground that it was unreasonable or improper. So in this case
whether it can be done or it can't be done. So here you can find that yes, it can be done, and for this you can refer this order 32, rule 12 of the CPC. Moving to the next question, which is here, where an injunction is passed without giving notice to opposite party, the court will try to decide the application within how many days. So now here you can see injunction is passed without giving notice to opposite party. The court will try to decide the application within how many days, and the answer of this question is here, that is the 30 days. Okay, so this is the right answer. Next question is here, immovable property does not include timber. Whether this statement is correct or not. Yes, it is correct, and for that you can refer to section 3 of the TPA. Okay, next question, under section 5 of the TPA, living person does includes company also, and the options which are given here, true, false, company is not living person, company cannot transfer its assets. So yes, it includes also the company as well. So therefore what you find that this is the right answer. So for that you can refer section 5 of the TPA, and according to that, company or association or body of individuals, they are also coming within the category of the living person. Now coming to the next question, where writing is not expressly required by law, a transfer of property may be made orally. So where there is not expressly written that the written expressly required by law, that the how the law is going to be transferred, then in that case, whether is it possible that you can go for the transfer by the orally, where writing is not required. So in that case, yes, it is the true. So for this section, for this one question, you can refer section 9 of the TPA, where we find that a transfer of property may be made without writing in every case in which a writing is not expressly mentioned. So as per section 9, it is possible that you can have. Now the next question is here, which you all can see. A lets a farm to be on condition that he shall walk 100 miles in an hour. So this is a kind of condition which is almost impossible, that someone can walk 100 miles in an hour. एक घंटे में 100 miles down चलना भाई बहुत बड़ी बात है, तो मतलब नामुमकिन सा है. तो in this case, the condition which has been laid down, whether in that because of that non-compliance, it is not possible that he will do. Whether the lease is going to void, yes, it is going to void, because the condition itself is very unreasonable. Okay. Moving to the next question, transferee of the part performance has right to protect his possession. So whether a transferee of the part performance has a right to protect his possession or not, and the answer of this question is yes, he has a right, so he can protect. Okay, so C is the answer. Next question, which of the following is usufructuary mortgage? इसमें से जो भी है, इसमें से usufructuary mortgage कौन सा है? And the options which are given here, where without delivery of the possession of the mortgage property binds himself to pay the mortgage money, where without delivery of the possession to the mortgage but retains the profit of the property, where mortgager binds himself to repay the mortgage money on a certain date, and D, none of the above. So here the right answer of this one is here, which you all can see, it is D, none of the above, because it is not like the usufructuary mortgage, because usufructuary mortgage which has been given section 58 clause D, you can find that it is a kind of the mortgage where a property is given as a security to the mortgagee, who is let into possession and permitted to repay himself out of the rents and profit of such property. So this is not the illustration, okay, of the usufruct mortgage. Next question is here, termination of a lease of immovable properties shall be in the following manner. So when you are looking for the termination of lease of immovable property, it must be done by how? So always whenever you are going to have a termination, it must be always through the written notice. Okay, so this is the right answer. जब भी आप लीज का
जो है टर्मिनेशन करेंगे वो हमेशा एक रिटर्न नोटिस के साथ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर और एक्सीडिंग 1 ईयर कैन बी मेड। यानी कभी भी जब इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो है लीज होता है, एक साल से दूसरे साल तक जब होता है या एक साल से अधिक होता है, तब कैसे बनाया जाता है। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच यू कैन फाइंड दैट it must be only by a registered instrument, and for that you can refer this section 106 of the TPA, where you can find the answer of this question. Moving to the next question. The next question is here, gift comprising of future property is valid. Now here what you find that for the future property it is not going to be valid, and this statement is wrong here. Okay, so this is the correct answer. So for this you can refer to section 124 of the TPA, where you can find the provision with respect to this, which says that the gift of a property which is of a future property is void. Okay, so this is how you can find here. Next question is about the universal dowry. This is a very popular question. The question number of 23 and 24 both are very popular, and they are coming very often in the judiciary prelims examination. So universally dowry is, what is the definition of the universally dowry? And for that you need to refer the section 128 of the TPA Act. So universal dowry means donee who is personally liable for all debts to liability existing at the time of gift. So मान लीजिए कोई किसी ने गिफ्ट, ए ने बी को गिफ्ट दिया और उस गिफ्ट के साथ कुछ लाइबिलिटी भी है, तो उस लाइबिलिटी के लिए अगर वो तैयार है तो उसको बोलेंगे, यानी बी को बोलेंगे यूनिवर्सली डोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर विच यू कैन सी, इट इज अगेन फ्रॉम TPA, ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम हैज एग्जीक्यूशन अंडर सेक्शन of 130 of TPA Act. So now here you can find that it is like the statement about this one. So the option which are given here, it does not apply to transfer of life insurance policy. Yes, it is incorrect one. It does not apply to transfer of marine or fire policy. It is also not. It does not apply to vehicle insurance policy. Yes, and the right answer of this one is that is none of the above policy applies. तो इसमें से किसी पे भी वो अप्लाई नहीं करता है जो इन सब में से आंसर दिया गया है। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू कैन सी हियर, वेदर फर्नीचर प्रोवाइडेड बाय लैंडलॉर्ड is defined as accommodation under section 2 of the AC Act. Okay, now this is about the Rent Control Act, and this has been modified also, but we have to see as per the question what was the answer at the time. So here it is like the answer which you can find. Yes, it is this one, and it is correct also. Accommodation which is the property of the Government Accommodation Control Act shall not apply. So accommodation which is the property of the Government Accommodation Control Act shall not apply. Whether in that case it will not apply, yes, it is not going to apply. So here the A is the correct answer. Next question which you can see here, this is about the member of the family. A member of the family who is going to be there, and the options which are given here, married sister, friend in service living together, unmarried sister, and the married daughter. So you can see here in these cases, those who are married, they are not going to be part of the family members. Only unmarried sister can be the member of the family. So the C is the correct answer. Next question is here, if any eviction decree is obtained on the basis of compromise, then on execution. So it is all from the Rent Control Act. Okay, so now for this question, the right answer of this question is A. The executing court has not right to inquire about the validity of the decree. So if already a kind of decree has been obtained, the executing court will not question the validity of the decree. Okay, the next question is that if not a specific place is agreed regarding payment of rent between landlord and tenant, then tenant will pay the rent. So अगर किराएदार और मकान मालिक के बीच में कोई तय नहीं है कि कहाँ पे जो है, किस प्लेस पे जो है रेंट दिया जाएगा, then in that case what will happen, कहाँ रेंट दिया जाएगा, तब वहाँ पे दिया जाएगा इन द रेजिडेंशियल हाउस ऑफ द लैंडलॉर्ड. सो दिस इज द बी इज द करेक्ट हियर. ओके, सो माय डियर फ्रेंड, दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द रेंट कंट्रोल एक्ट फ्रॉम द छत्तीसगढ़. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इफ प्लांटिफ लिव्स इन अनदर सिटी बट casually
when he comes lives in the suit house with his family. So in this case, whether it does not include in bona fide need of plaintiff, when the plaintiff lives in other city, how it would be a bona fide need. So here you can find that again it is from the A. So what you find that good number of the questions are coming from the Rent Control Act. So my dear friends, please remember all the sections and provisions very carefully, because so many questions are coming from them. I am not discussing much more about through the provisions here. Now the next question which you can see here, it is from that one. Tenant cannot sue against subtenant Y. So tenant cannot sue against subtenant Y, and the answer of this question which is given here, options which are given here, because the contract is voidable, as there was no contract, as no permission taken from landlord, because the contract is void. So there are 4 options which are given here, and the right answer of this question is here, that is the C, because he has to obtain the permission from whom? From the landlord, and then in that case he is able to file the suit against the subtenant. Okay, moving to the next question. The next question is here, if stairs of the house is dismantled as unsafe, whether tenant can get any relief under the section 38 of the Accommodation Control Act. So yes, of course he should be allowed, that he can. So what you find that it can be directed to re-erect the stairs. So this is how you can find the remedy here. Next question which you can see here, who can take cognizance of the offence mentioned under section 44 of the Accommodation Control Act? And the options which are given here, 3rd class magistrate, 2nd class magistrate, 1st class magistrate, and 2nd class executive magistrate. So who can take the cognizance of the offence which is mentioned under section 44 of the Accommodation Control Act? For that you can find that the right answer is the 1st class magistrate. He is eligible to take the cognizance. Okay, next question is here, agriculture includes betel leaves and water nuts produce. So whether this statement which is given here, it is correctly written here. So what you find that yes, it is correctly matched. Okay, so within the agriculture produce, betel leaves and water nuts is going to come. The next question which you can see here, rents means as defined in section 2 clause 1 of the Chhattisgarh Land Revenue Code. Okay, so what is the meaning of rent here? So as per this act, the meaning of the rent is money or kind payable on account of land. So this is how you find that A is the correct answer of this question. अगला क्वेश्चन ये है, विद इन हाउ मेनी पीरियड अ पर्सन हु लॉफुली एक्वायर द राइट इन लैंड सेल रिपोर्ट टू द रेवेन्यू डिपार्टमेंट. कितने दिन के भीतर जो है, जो लॉफुल एक्वायर करता है राइट इन लैंड, विल रिपोर्ट टू द रेवेन्यू डिपार्टमेंट. तो कितने दिन करेगा वो करेगा यहाँ पे 6 मंथ में, 6 महीने के बीच में वो रिपोर्ट करेगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट को. सो सी इज द करेक्ट आंसर हियर. The next question is here, at the end of which month the village patel shall direct the holder of the land to rectify the defective survey mark. Okay, at the end of which month? You can see here, and the options which are given here, the July, June, October and November. And the right answer of this question is here, that is the C. C is the correct answer. Okay. The next question, who can correct the errors in records of rights which the parties admit? Okay, who can correct the errors in records of parties which the parties admits? And the options which are given here, you can see this Tehsildar, Revenue Inspector, SDO, Collector, and the right answer of this question is here, that is the SDO. Okay, so this is the right answer. Now the next प्रश्न जो है, अगला प्रश्न जो है, the next question is here, when a transfer of land is done by a tribe, then who can file application under section 170A of the Land Revenue Code? So this is the question again from the Land Revenue Code, and the right answer in this case, by the seller only. So this is the right answer of this question. Okay. The next question is here again from the Land Revenue Code. You all can see from the section 178 of the Land Revenue Code. So my dear friend, the section which I am highlighting here, आप उन सारे सेक्शंस को एक बार जरूर देख लें, क्योंकि ये सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लिमिटेड सेक्शन से ही क्वेश्चन आते हैं, पूरे एक्ट से नहीं आते, क्योंकि एक्ट काफ़ी बड़ा है.
So the question is here, in a partition proceeding before Tehsildar under section 178 of Land Revenue Code, if question of title is raised before Tehsildar, for how many days Tehsildar shall stay the proceeding to file suit and get stay? And the answer of this question is here 3 months. Okay, within 3 months he will do this action. Okay, the next question is here, whether the transfer of trees standing on the land is valid. So whether the transfer of trees also possible that you can do. Okay, so standing trees cannot be transferred. So the right answer of this question is C here. Okay, so this is the right answer of this question. Next question is here, the following land includes in Nistar Patrak. Which land is going to be part of Nistar Patrak? And the options which are given here, you can see all agricultural land, all unoccupied land, and all tanks, and then the all roads. And the right answer of this question is here all unoccupied land. So this is the right answer. Okay, next question, whether civil courts can decide regarding reinstatement of a Bhumi Swami improperly dispossessed under section 250 of the Land Revenue Code. So the question is here, whether civil court can decide regarding the reinstatement of Bhumi Swami improperly dispossessed under section 25 of Land Revenue Code. And the right answer is yes, no, it can't. Okay, so this is the right answer. Now from here you can find that the main questions are coming, and that means the questions are coming from the mainstream of the law, that is the general law, like the Indian Contract Act. Here you can see the question number 46 says that every promise and every set of promise forming the consideration for each other, what kind of a thing is going to be constituted? So every promise and every set of the promise, they are going to be a part of the agreement. So this is how you can find that B is the correct answer. And for this you can refer to section 2E of the Indian Contract Act. अगला प्रश्न है, when during partition in a family or it is agreed as a family arrangement to maintain the mother, then his contract is. So it is about the kind of the family arrangement, और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि आप माँ को देखेंगे. ये समझ लीजिए एक तरीके से जो पिक्चर आई थी बागबान अगर आपने देखी होगी अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की फिल्म, कुछ इसी प्रकार जब कभी फैमिली में होता है तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा, नॉट इन्फोर्सिबल होगा, वैलिड और इन्फोर्सिबल होगा? तो ये भाई आपको देखना तो पड़ेगा ही, इसलिए वैलिड होगा और ये इन्फोर्सिबल भी होगा. सो राइट आंसर इज सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. The next question is here, as per Indian law a person attained majority. Okay, and the options which are given that he has completed 18 years or 29 21 years 19. आपको सबको पता है कब कौन वयस्क होता है भारतीय कानून के हिसाब से, जब वो 18 साल की आयु यानी अवस्था को प्राप्त कर लेता है. So this is how you can find that the answer is B is correct, and for that you can refer section 3 of the Majority Act of 1875. Okay. The next question is here, a patient in lunatic asylum who is at intervals of sound mind, whether in that time जब वो सही है, ठीक ठाक है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? Yes, he can do the contract. जब वो ठीक ठाक है उस इंटरवल के बीच में वो काम कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. The next question is here, A sales by auction to be a horse which A knows to be unsound mind. A says nothing to be about the horse unsoundness of mind. So now the options which are given here, whether it amounts to fraud, A plays fraud with B, A did not tell the truth to B, A did not follow the ethics. So ये क्वेश्चन तो आपने इलस्ट्रेशन कई बार सुना होगा. सो ये फ्रॉड इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का उसने कोई प्रॉमिस नहीं किया था कि हम बताएंगे, तो इसलिए ये फ्रॉड नहीं है. उसने केवल साइलेंट रखा और ना ही कोई पहले से कहा कि हम आपको बताएंगे कि फ्रॉड है या फ्रॉड नहीं है. चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू ऑल कैन सी, ए एग्रीज टू लेट हर डॉटर टू हायर टू बी फॉर कॉन्कुबेनेज, यानी कि वो जिसको बोलते हैं रखैल जैसा उसको बोलते हैं कॉन्कुबाइन के लिए. तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है, मोरली है, वायड है, बिकॉज इट इज़ इमोरल है, ये क्या होगा? तो ऑफकोर्स ये तो गलत परंपरा है, गलत चीज़ें हैं, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? इलीगल होगा, क्योंकि ये इमोरल काइंड ऑफ द एक्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक.
जहाँ पे आप प्रॉमिस कर रहे हैं आप जादू से कुछ जो है खजाना ढूंढेंगे, तो ऑफ कोर्स ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हैं, जादू वगैरह तो होता नहीं है। तो एग्रीमेंट इज गोइंग टू बी वायर्ड हियर। ओके, जस्ट लेट मी हाईलाइट हियर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गिव्स recognizance binding him in a penalty of ₹500 to appear in court on a certain day. He forfeits his cognizance. He is liable. So whether he is liable to pay for that one? So yes, he will be liable to pay the whole amount because he did so. Okay, because of his action. अगला प्रश्न है, the next question, A sells and delivers goods to B. C afterwards without consideration agrees to pay for them in default of B. Okay. सो क्या यहाँ पे जो है लाइबिलिटी बनती है इन डिफॉल्ट ऑफ बी, एंड देन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर एग्रीमेंट इज वायर्ड। ओके, द एग्रीमेंट इज वायर्ड हियर, दिस इज हाउ यू कैन, सो इन दिस केस इट इज टू बी वायर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ए हायर्स अ कैरियज ऑफ बी, द कैरियज इज अनसेफ दो बी इज नॉट अवेयर ऑफ इट एंड ए इज इंजर्ड। सो यहाँ पे इसको जानकारी भी नहीं है कि जो सवारी गाड़ी है वो ख़राब है, तो इसमें क्या ये लाइबिलिटी बनती है या नहीं। तो यस, उसको पता हो चाहे ना पता हो ख़राब है, तो वहाँ पे बी की लाइबिलिटी बनेगी, और ये जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इन हाउ मेनी ईयर्स अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कैन बी कम्यूटेड। यानी जब कोई कहेगा कि भाई लाइफ इम्प्रिजन मिला हुआ है तो कितने वर्ष की सज़ा को वो माना जाएगा, कितने वर्ष तरीके से उसको समझा जाएगा, कम्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। देन इन दैट केस इट वुड बी लाइक द 14 ईयर्स। ओके, सो दिस इज द 14 ईयर्स, इट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड। जहाँ पे कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि आप जब इम्प्रिजनमेंट होगा, अगर आपने फाइन नहीं पे किया है तो कितना वो सज़ा का होगा, किससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, एंड द आंसर इज 1/4। दिस इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। तो टर्म ऑफ इज नॉट गोइंग टू एक्सीड मोर देन 1/4। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ए इज बीटिंग जेट, वाई इंटरफियर्स एंड ए इंटेंसली स्ट्राइक्स वाइड हियर एज the blow given to Y is not part of the act whereby B A voluntarily causes hurt to Z. A is liable to one punishment for voluntarily causing hurt to Z and to another for the blow given to Y. तो होता क्या है, A जो है Z को पीट रहा है और उसी में Y इंटरफियर करता है, और A intentionally strikes Y here as the blow given to Y is not part of the act whereby A voluntarily causes hurt to Z. लेकिन वो Y को मारने चाहा और Z को चोट लग गई, तो A is liable to one punishment for the voluntary causing hurt to Z. And what about the Y? Whether he would be liable for that? So yes, he is going to be liable for that. So this is how you can find that this statement is the right. Okay. अगला क्वेश्चन जो है वो है, a blacksmith is seized by a gang of dacoits and forced by threat of instant death to take his tool and to open the door of B's house. The dacoits, 10 in numbers, loots B's money and jewels and kills B's son A. Okay, so what is happening here? A जो लोहार है उसको पकड़ के ले जाते हैं, डकैतों का गैंग होता है, और उसे जो है इंस्टेंट डेथ का जो है धमकी देते हैं, तुमको मार देंगे अगर तुमने दरवाज़ा नहीं तोड़ा बी का। और वो जाके बी के घर में चोरी करते हैं, लूटते हैं, पैसा लेते हैं और बी के बेटे को भी मार देते हैं। तो यहाँ पे जो लोहार था यानी जो ब्लैक स्मिथ था उसकी क्या लाइबिलिटी होगी? तो उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि उसको जो है इंस्टेंट थ्रेट दिया गया था। सो इट इज़ वॉज अंडर द फियर, कंसेंट तो उसने दिया ही नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, A is at work with a hatch and the head flies off and kills a man who is standing by. No want of proper caution on the part of A. His act is. So क्या होता है, कुल्हाड़ी से भाई कुछ लकड़ी काटता है, ये तो आपने सुना ही होगा, और उसको इस बात का ज्ञान नहीं था कि बगल में कुछ ऐसा हो सकता है कि वो जो कुल्हाड़ी का जो है उड़ के कहीं और जाए और किसी को चोट लगे।
तो ऑफकोर्स उसको ज्ञान नहीं था इस बात का, और इसलिए ये जो है एक एक्सीडेंट का केस होगा जो कि सी के अनुसार होगा। दिस एक्ट इज एक्सक्यूजेबल बिकॉज इट इज नॉट एन ऑफेंस, इट इज द एक्शन ऑफ द accident, and therefore C is the correct answer. Next question. The next question which is here, right of private defense of the body extends to voluntarily causing death if the offense which occasions the exercise of right. Okay, and then options which are given here, you can reasonably cause apprehension that death will be caused. Yes, so if it has a reasonably causing the apprehension that the death will be caused, then in that case he can take the life of someone also. तो अगर आप किसी को प्राइवेट डिफेंस है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, जिसमें वो किसी की जो है डेथ को कॉज कर सकता है, वो तभी हो सकता है अगर उसे लगे कि वहाँ पे उसकी डेथ हो सकती है, तो वो प्राइवेट डिफेंस में दूसरे की जान ले सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, रेक्स वर्सेस गोविंदा, ये बहुत ही पॉपुलर केस है मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड पे लेके। द पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रोविजन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द आईपीसी, किस के बारे में ये डिस्टिंक्शन करता है, किस प्रावधान के बारे में आईपीसी के डिस्टिंक्शन करता है। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये सेक्शन 299 और 300 के बीच में डिस्टिंक्शन करता है, यानी मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के बीच में ये डिफरेंस करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर सी, बी रिफ्यूजेस टू डू सो। ए जो है बी को इंस्टिगेट करता है मर्डर करने के लिए सी का, और बी लेकिन मना कर देता है। सो इन दैट केस व्हाट वुड बी द लायबिलिटी? सो इन दिस केस ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू कमिट मर्डर। इतना ही काफ़ी पर्याप्त है कि भले बी ने ऑफेंस नहीं किया हो, लेकिन अगर उसने अबेटमेंट किया है, यही काफ़ी पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन है, ए बाई पुटिंग जेड इन फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड टू साइन एंड अफिक्स हिज सेल टू अ ब्लैंक पेपर एंड डिलीवर इट टू ए। जेड साइंस एंड डिलीवर द पेपर टू ए इज अ गिल्टी। तो यहाँ पे क्या होता है, डिसऑनेस्टली जो है इंड्यूस करता है, और ग्रीवियस हर्ट भी बताता है कि अगर भय दिखा के या डर दिखा के करता है, तो जब कभी भी ऐसा होता है और चीज़ें वहाँ पे क्या हो जाती हैं, डिलीवरी हो जाती हैं। जो कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ ये है, ये ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी को डिलीवर करता है और वहाँ पे डर का होता है माहौल, तो उसको बोलते हैं एक्सटॉर्शन। ठीक है, और अगर यहीं पर डिलीवर जहाँ टेकिंग हो जाएगा तो वो हो जाता है चोरी, यानी कि थेफ्ट। अगला क्वेश्चन सीआरपीसी से है, अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास सेंटेंस ऑफ, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो कितने साल तक की सज़ा दे सकता है? तो सीजीएम कोर्ट की बात है, तो वो कितना देगा, इम्प्रिजन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 7 years और फाइन विच में एक्सटेंड टू एनी अमाउंट और फाइन। तो वो 7 साल तक की सज़ा देगा और फाइन देगा। तो ये है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन जो है वो है, ए हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ हिज ओन वाइफ एज अबाउट 14 years विथ हर कंसेंट। यहाँ पे ए जो है अपने वाइफ से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है और उसकी एज जो है लगभग 14 साल की है, और यानी 15 साल से कम है। तो क्या ये रेप का ऑफेंस होगा? जी हाँ, ये जो है ऑफेंस रेप का ही होगा यहाँ पे। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ए फाइंड्स अ रिंग लाइंग ऑन द हाई रोड बाय टेकिंग इट अ कमिट्स। ए जो है रास्ते में जा रहा था, हाई रोड पे, हाईवे पे जा रहा था, उसको रिंग मिलता है और उसको वो ले लेता है। तो वहाँ पे कौन सा वो ऑफेंस करता है? यहाँ पे उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। लोगों को लगेगा क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि उसने उसको यूज़ नहीं किया। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन करने के लिए यूज़ करना भी ज़रूरी है, अपने लिए वो रख ले या यूज़ कर ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो है, द अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास बाय द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास शैल लाई टू। यानी एक अपील जो है किसके अगेंस्ट, अगर कोई एक्विटल जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने किया है उसके विरुद्ध जो है, उसके अगेंस्ट जो है अगर अपील करना है तो अपील आप कहाँ पे करेंगे? एंड द आंसर इज हियर, द कोर्ट ऑफ सेशन में ही आप अपील करेंगे जब कभी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के जो है डिसीजन के एक्विटल के अगेंस्ट अपील करना होगा। अगला क्वेश्चन एविडेंस एक्ट से है, वॉलंटरी कन्फेशन इज एडमिसेबल इन एविडेंस व्हेन मेड टू। जब कोई व्यक्ति खुद ही जो है कन्फेशन करता है वह कब माना जाएगा? तो पुलिस के सामने तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा, ये तो पहले से ही आपको पता है। सेक्शन 25 जो है इसका है वो मना करता है। वो माना तब जाएगा व्हेन इट इज़ मेड टू अ मजिस्ट्रेट
हैविंग कॉम्पिटेंट जुडिक्शन, तो तभी अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने बोलेगा और वो मजिस्ट्रेट भी कॉम्पिटेंट जुडिक्शन रखता होगा तभी वहाँ पे वो कन्फेशन को माना जाएगा, ठीक है, एडमिशन को माना जाएगा वहाँ पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इज नॉट अ सर्वेंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बट शोइंग हिमसेल्फ एज इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स में ऑफिसर तो नहीं है लेकिन सर्वेंट नहीं है, लेकिन दिखाता भाई मैं तो इनकम टैक्स वाला हूँ। एंड पुटिंग रेड इन बीज हाउस, आपने देखा होगा पिक्चर, उनकी पिक्चर आई थी ना अक्षय कुमार के जिसमें 26 ऐसे करके मूवी थी, ठीक है, वो रेड करते हैं। एंड गेट्स वैल्यूएबल आर्टिकल 10 ए कमिट्स, तो ये कौन सा ऑफेंस यहाँ पे होगा, तो ये होगा चीटिंग बाय पर्सोनेशन। सो यहाँ पे ये ऑफेंस उसने ये कमिट किया है, यानी वो किसी और को धारण किया व्यक्तित्व को, वो गलत है और चीटिंग किया है। अगला क्वेश्चन है एज मजिस्ट्रेट इज मेकिंग रिपोर्ट टू सुपीरियर ऑफिसर अबाउट बीज कैरेक्टर imputation made in good faith and for public good. So A commits. तो A is a magistrate is making report to superior office about this character. तो यहाँ पे कौन सा ऑफेंस होता है और उसमें कहा गया है, तो ये कोई ऑफेंस नहीं है, ये किसी भी प्रकार से जो है डिफेमेशन वगैरह का पार्ट नहीं होगा, तो ये केवल एक्सेप्शन है, ठीक है। और ये जो भी आरोप लगाया गया है वो गुड फेथ में है और पब्लिक गुड के लिए है, तो यहाँ पे डिफेमेशन का मामला होगा ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन, सॉरी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, ये तब होता है जहां पर पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड हियर, ओके। नाउ द विच स्टेटमेंट इज ट्रू, वी हैव टू सी विच स्टेटमेंट इज ट्रू हियर, एंड द स्टेटमेंट विच आर हियर। Number 1, summon case means a case which is not warrant case. Okay, so what you find that the first statement itself is the true. तो बाकी जाने की जरूरत ही नहीं है, ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है। अगला क्वेश्चन है ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय अ पर्सन apprehending arrest on an accusation of having committed a non-bailable offence, the High Court or the Court of Session may under section 438 of CRPC give the direction that, तो ये मामला तब है जब आप समझते हैं कि ये जो है किसी प्रकार का कोई ऑफेंस किया गया है और वो जो ऑफेंस है वो कैसा ऑफेंस है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो आप हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में जाके क्या डायरेक्शन ले सकते हैं, क्या रेमेडी ले सकते हैं। तो इसके हिसाब से क्या होगा, ये होगा एंटीसिपेटरी का बेल का मामला, जैसे ही गिरफ्तारी होने वाली होगी उसको तुरंत बेल मिल जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। तो यह है एंटीसिपेटरी बेल, ए फॉर एंटीसिपेटरी, बी फॉर बेल। तो ये भी देखिए ABCD का एक नया तरीका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, हु कैन मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम कंसिस्टेंट विद CRPC एज टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग द सबऑर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी जो सबऑर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है कि उसमें कौन काम कौन करेगा, कौन सा स्पेशल ऑर्डर दे सकता है बार बार इसके लिए, तो इसके लिए कौन ऑर्डर दे सकता है। तो आपको पता ही है कि जिला न्यायालय के जो मजिस्ट्रेट्स हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो हमेशा गवर्न किससे होंगे, वो होंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इनके ऊपर आएगा और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर सेशन जज आता है, तो इसका आंसर क्या हुआ, डी। अगला क्वेश्चन है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाउ मेनी ईयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना चाहता है, दिल्ली में बोलते हैं PP साहब, तो ये जब कोई PP साहब बनना चाहेगा तो उसके लिए कितने साल का जो है उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उसके लिए भाई 10 साल एक्सपीरियंस अगर होगा तो वो अप्लाई कर सकता है, वो जो है नौकरी मिल सकता है और PP बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एज मजिस्ट्रेट इन हिज प्रेजेंस वन मर्डर टुक प्लेस ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग वॉक। भाई एक मजिस्ट्रेट था, घूमने सुबह गया और सामने देखता है कि मर्डर हो गया, तो वहाँ पे वेदर ही कैन अरेस्ट द कल्पिट हिमसेल्फ, क्या वो जो है जो अभियुक्त है उसको खुद ही जो है वहाँ पे अरेस्ट कर सकता है। जी हाँ, वो अरेस्ट कर सकता है, और ये तो इलस्ट्रेशन ही है जो कि आप समझ सकते हैं सेक्शन 44 ऑफ द CRPC है, तो ये सही है। और इसके लिए आप जो है बी पे टिक लगाइए और सेक्शन 44 को पढ़ लीजिए, तो आपको इसका इलस्ट्रेशन मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर कोर्ट हैज़ नो नॉलेज अबाउट द डॉक्यूमेंट और थिंग टू बी इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, जहाँ कोर्ट को पता नहीं है कि सामान कहाँ रखा है, किसके पास है,
तब वहाँ कोर्ट क्या करेगा, वेदर द कोर्ट कैन इशू सर्च वारंट इन सच कंडीशन, तो वहाँ कोर्ट जो है सर्च वारंट जारी कर सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है, वो कर सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इसके लिए आप अगर चाहें तो सेक्शन 93 ऑफ सीआरपीसी को पढ़ लें, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। खाना खाने के बाद ऐसे डकार तो कभी कभी आ ही जाती है। चलिए आगे चलते हैं। वेदर एनी क्रिमिनल कोर्ट कैन इम्पाउंड एनी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बिफोर इट, क्या कोई क्रिमिनल कोर्ट ऐसा कर सकता है किसी डॉक्यूमेंट को जो प्रोड्यूस किया गया है, कैन इम्पाउंड एनी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बिफोर इट, तो भाई ऑफ कोर्स कोर्ट तो कर ही सकता है। जी हाँ, और इसका आंसर भी कहाँ पे है आपको पता ही होगा अगर आपने पढ़ा होगा, और इन सेक्शन को लोग थोड़ा कम पढ़ते हैं लेकिन आप जरूर पढ़ लीजिएगा, सेक्शन 104 ऑफ द सीआरपीसी, जहाँ पर आपको उत्तर मिलेगा कि हाँ। ओके, अगला क्वेश्चन है, ओनली वन स्टेटमेंट इन इज ट्रू अमंग द फॉलोइंग, इन सब में से भाई एक ही स्टेटमेंट ही सही है, और कौन सा स्टेटमेंट सही है देख लेते हैं पहले। इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन हिज मदर, सी कैन अप्लाई अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी। जी हाँ, अगर आपकी मदर है और आपने ध्यान नहीं दिया तो 125 ऑफ सीआरपीसी में जाके मेंटेनेंस आपसे ले सकती है, तो सही है। तो आई थिंक ये तो सही है, और बाकी तो गलत ही लग रहा है। ओनली वाइफ के अलावा मदर को भी भाई राइट मिला, आपने देख लिया यहाँ पे। ओनली द चाइल्ड भी नहीं है भाई, वाइफ को भी मिल सकता है, मदर को भी मिल सकता है, तो ये सब बाकी गलत है। और जो सही उत्तर यहाँ पे होगा जिसको कहेंगे वो है ए, मेरी माँ। ओके, तो अगर आपकी माँ है तो आपको देना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेबल इन अ समरी ट्रायल इज, तो समरी ट्रायल में आप कितना जो है जेल दे सकते हैं भाई। हाँ, समरी ट्रायल को पता है ये छोटे मोटे मामलों के लिए है, और छोटे मोटे मामलों में आप 10 साल की सजा दे नहीं सकते हैं, तो ऑफकोर्स आप कितने साल की सजा देंगे। आप देखिए सबसे कम जो इसमें दिखाई दे रहा है ना उसी को मारिए टिक, और वो होगा क्या 3 मंथ। तो चलिए इसको आप करिए यहाँ पे सही, और ये 3 मंथ में ही जो है आप उसको सजा दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑन रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फॉर कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन विल सेंड द कॉपी टू द कंसर्न मजिस्ट्रेट अंडर विच प्रोविजन ऑफ द सीआरपीसी। तो भाई आप देखिए जरा इस क्वेश्चन को, ये है कि जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मिलती है और उसको रिसीव कौन करता है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, तो वो उसकी कॉपी मजिस्ट्रेट को भेजेगा, कंसर्न मजिस्ट्रेट को भेजेगा, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग है। तो आपने तो पढ़ लिया होगा क्योंकि ये सेक्शन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस सेक्शन का नाम है 157 ऑफ द सीआरपीसी, जहाँ पे लिखा हुआ है कि यह एक ड्यूटी अपॉन द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू फोर्थविथ, तो यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है फोर्थविथ का, और मुझे तो अच्छे से याद है फोर्थविथ, जो हमारे टीचर थे ये बहुत पूछते थे फोर्थविथ का मतलब क्या है। हाँ, ये फोर्थविथ क्यों लिखा हुआ सेक्शन 157 में, और सर थे मुरली सर, अगर आप नाम सुने हो तो बताइएगा, ठीक है। तो मुरली सर बहुत पूछते थे फोर्थविथ का मतलब क्या है, तो हम लोग को बताना पड़ता था कि भाई जल्दी से जल्दी उसको भेजना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदर अ पर्सन कैन सेंड फाइन अमाउंट थ्रू द पोस्टल डिपार्टमेंट, जब लगता है कि भाई हम पहुंच ही नहीं सकते कोर्ट कचहरी और फाइन ही भेजना है, तो क्या जो है पोस्टल के थ्रू भेज सकते हैं बिना कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुए, और जब ये मामला किससे संबंधित हो, पेटी ऑफेंस से संबंधित हो। और अगर आप समझते हैं उत्तर सही है, हाँ ऐसा कर सकते हैं, छोटे मोटे मामलों में अगर आपको केवल फाइन ही भरना है तो आप बाई पोस्ट ही भेज दीजिए, तो ये चल सकता है। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कौन सा प्रावधान है, किस प्रावधान के अंतर्गत ये हो सकता है, तो उसका उत्तर होगा भाई सेक्शन 206 ऑफ द सीआरपीसी। इसी धारा इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग आप जो है बाई पोस्ट भी भेज देंगे, तो चिट्ठी जली जाएगी पैसे के साथ, और आपको वहाँ पे पेटी ऑफेंस में मुक्ति मिल जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए इज प्रोसिक्यूटेड फॉर रॉबरी एंड इन डूइंग सो वॉलंटरी कॉजेज हर टू बी, ए जो है इज प्रोसिक्यूटेड फॉर, ए पे जो है रॉबरी का चार्ज लगा, और उसी में जो है वो वॉलंटरी कॉज करता है, हर्ट करता है बी को, रॉबरी करने गया बी को मार दिया, उसमें चोट भी लग गई उसको। तो इन दैट केस अंडर विच सेक्शन वेदर ही मे बी चार्ज अंडर सेक्शन 323, 322, 392 एंड 394, क्या वो इन सभी धाराओं के अंतर्गत 323, 392 एंड 394 के अकॉर्डिंग जो है
उस पर जो है धारा लगेगी। तो ऑफकोर्स भाई धारा तो लगेगी और मैक्सिमम लगेगी, क्योंकि देखिए वह हार्ट वर्ड का भी मामला है तो 323 भी है हार्ट का मामला, तो ये तो सारा मामला बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन एवरी क्रिमिनल ट्रायल व्हेन द मजिस्ट्रेट फाइंड्स द अक्यूज गिल्टी ही शैल पास द सेंटेंस आफ्टर हियरिंग द अक्यूज। तो जहाँ पे क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है और व्हेन द मजिस्ट्रेट फाउंड कि अक्यूज गिल्टी है, तो वो क्या करेगा, ही शैल पास सेंटेंस आफ्टर द अक्यूज आफ्टर हियरिंग द अक्यूज। क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर वो बिना सुने ही जो है वहाँ पे करेगा? ये राइट है, विदाउट हियरिंग द अक्यूज नो सेंटेंस कैन बी पास। जब तक आप उसको सुनवाई का मौका नहीं दे देंगे, भाई कितनी सज़ा आपको मिलनी चाहिए, क्या कोई चांस है कम होने का? तो आपको मौका वहाँ पे देना पड़ेगा ही, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है, ए बी सी आर चार्ज फॉर रॉबरी। A, B, C are charged for robbery and after trial convicted by first class magistrate. Thereafter whether for the same fact they can be charged and tried for डकैती। तो क्या भाई पहले रॉबरी पर चार्ज लगा, अब क्या उनके ऊपर डकैती का भी चार्ज लग सकता है? क्यों नहीं लग सकता भाई? अगर ये पता चलता है कि वो रॉबरी का अलावा वो जो है डकैती वाला भी काम करके आए तो जरूर लगेगा। तो इसके लिए भैया ये तो इनके ऊपर तो बिल्कुल लगेगा। तो यस इसका आंसर होगा, ये तो चलेगा ही, इस पर तो कहीं कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी उनके ऊपर लगेगा, ए बी सी के ऊपर ये भी लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। द कंपोजिशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी शैल हैव द इफेक्ट। तो ये जो कोई भी ऑफेंस है जो 320 जो कि बोलते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस वाली बात आ जाती है, वहाँ पे क्या होगा, इट विल हैव द इफेक्ट ऑफ द एक्विटल। ठीक है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, ले जाओ भाई एक्विटल। ओके, चलिए, वेदर एनी कंडीशन इम्पोज बाय अ मजिस्ट्रेट व्हेन रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन बेल कैन बी सेट असाइड और मॉडिफाइड, इफ यस बाय हुम अंडर विच प्रोविजन। तो जहां पे ये क्वेश्चन है, तो जो मजिस्ट्रेट का जो कंडीशन है उसको क्या मॉडिफाई कर किया सकता है? हाँ भाई मॉडिफाई कर दीजिए, जरूरत पड़ेगी तो मॉडिफाई आप कर सकते हैं, लेकिन कौन कर सकता है? ये करेगा बाय हाई कोर्ट। किस सेक्शन के अकॉर्डिंग? 439 ऑफ द सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑफेंस अगेंस्ट अदर लॉज इफ पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years अपवर्ड्स बट नॉट मोर देन 7 years देन। यानी जहाँ पे ऑफेंस जो है पनिशेबल है और सज़ा कितनी है, 3 साल की है, 3 साल से ज़्यादा है लेकिन 7 साल से कम नहीं है, तो वो कौन सा ऑफेंस होगा? तो आपको पता ही है, वो जो ऑफेंस हो जाएगा वो हो जाएगा इट विल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। ठीक है, ये आंसर इसका ये सही होगा, ए। तो यहाँ को इसको लाल कर देते हैं। चलिए, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इज डॉक्यूमेंट। हाँ भाई, अगर आपने कहीं कुछ लिख दिया पत्थर दीवार पे तो मान लिया जाएगा कि वो जो है डॉक्यूमेंट है, इसमें तो कुछ बात ही नहीं है, कुछ भी लिखित है। हाँ, अगर दीवार वाल पे लिख दिया तो मान लेंगे, लेकिन भाई पार्क वार्क में जाके पेड़ों पे मत लिखिएगा। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। ए इज ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी बाई पॉइजन। The fact that before the death of B, A procured poison similar to that which was administered to B। देखिए सब पिक्चरों में ऐसा होता है, कभी कभी दिखता था कि कोई जो है विलेन जो है वो जो है हीरो को या हीरो के माँ बाप को जो है एक जहर देता है और पता चलता है कुछ समय पहले वह जो है इसी प्रकार का जो है एडमिनिस्टर किया था। तो क्या यहाँ पे ये फैक्ट जो है रिलेवेंट होगा? क्यों नहीं रिलेवेंट होगा? मैच कर रहा है भाई पूरी कहानी में इस पिक्चर की, तो ये तो रिलेवेंट होगा ही होगा। तो यहाँ पे ये रिलेवेंट होने वाला ही है। अगला क्वेश्चन है, इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट स्पेशल प्रोविजन इज मेंशन्ड रिगार्डिंग एविडेंस रिलेटिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। देखिए, तो इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस स्पेशल प्रोविजन इज मेंशन्ड विथ रेस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो आपको पता है ये क्वेश्चन इतनी बार आया है कि आप रट्टा मार लीजिए इसको, क्या कि जब भी इसको हो तो आप तुरंत आँख मूंद के 65A पे टिक लगा दीजिए। चलिए, A sells B a horse and verbally warrants him sound। A जो है B को एक हॉर्स बेचता है और वर्बली बताता है कि वो जो है साउंड है। A gives B a paper in these words bought of A's horse for ₹500 whether B can prove the verbal warranty। भाई मौखिक रूप से जो लिखा गया है वो क्या माना जाएगा? इसलिए कहा था लिखा पढ़ी कर लेना चाहिए, लिखा पढ़ी नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो बार्ड हो जाएगा। तो सेक्शन 92 यही बताता है, जो कुछ भी हो आप जब भी कुछ ले दें उसका लिखा पढ़ी कर लें, यानी
जब भी मार्केट उड़ के जाए, कोई सामान वामान लेने जाए, दुकानदार से पर्ची मांग लीजिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि उसका वो जो है उसके यहाँ से लिए है, किसके यहाँ से लिए, तो क्योंकि वो वर्बल वारंटी जो है माना होना नहीं जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अ प्रोसिक्यूट्स बी फॉर थेफ्ट एंड विशेज द कोर्ट टू बिलीव दैट बी एडमिटेड द थेफ्ट टू सी हु मस्ट प्रूव द एडमिशन। सो व्हाट यू फाइंड दैट, यहाँ पे क्या जो है थेफ्ट वाला जो मामला है होगा, ए जो है बी पे जो है चोरी का आरोप लगाता है और ये भी कहता है कि आप ये भी जान लीजिए कि सी के सामने इसने एडमिट भी कर लिया है, तो क्या ये एडमिशन जो है वो साबित किया सकता है या नहीं कह सकता है कि मस्ट प्रूव द एडमिशन ऑफ ए, तो ये तो होगा ही होगा, ए इज द राइट आंसर। हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है ये 95, अंडर विच प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम रिगार्डिंग डाउरी डेथ। तो डाउरी डेथ जो है वो आएगा 113B में आएगा, और याद रखिएगा जो पनिशमेंट है आईपीसी में वो है 304B में, दोनों जगह बी ही बी है, ठीक है, और यहाँ पे 113B में है, और वहाँ जो है पनिशमेंट जो है वो जो है 304B में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ डम विटनेस में गिव हिज एविडेंस बाई राइटिंग और साइन इन ओपन कोर्ट, सच एविडेंस शैल बी डीम्ड टू बी, यानी जो व्यक्ति बोल नहीं पाता है और वो लिख के या साइन से अपना जब एविडेंस देता है तो वो एविडेंस कैसा माना जाएगा, वो जो एविडेंस होगा वो होगा ओरल एविडेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया भाई, इसको रट डालिए, ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए अगर इस बार आए, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इन अ ट्रायल ऑफ मर्डर, रेप एंड डकैती नंबर ऑफ विटनेस रिक्वायर्ड 10, 8 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। तो भाई कुछ भी हो, मर्डर हो, रेप हो, डकैती हो या कोई और ऑफेंस हो, तो वहाँ पे कोई नंबर पर्टिकुलर नहीं है कितने नंबर ऑफ विटनेस होने चाहिए। तो ये जो है ये प्रावधान जो है 134 इंडियन एविडेंस एक्ट में है, तो आपके पास कोई जरूरी नहीं कितने ही विटनेस होंगे तभी ये ट्रायल चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इफ़ एनी एडवोकेट आस्क क्वेश्चंस विदाउट रीजनेबल ग्राउंड द प्रोसीजर कोर्ट शुड अडॉप्ट, ओके, द कोर्ट विल नॉट डिक्टेट देम, विल हियर क्वाइटली रिस्पॉन्ड टू स्टेट बार काउंसिल। तो भाई यही होना ही चाहिए था, लेकिन कोर्ट विल नॉट डिक्टेट देम, सो एट द टाइम द कोर्ट विल नॉट डिक्टेट देम, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड हियर, ओके, जो कि आयोग का भी आंसर कहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, अंडर विच प्रोविजन अ विटनेस कैन रिफ्रेश हिज मेमोरी, किस प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो है एक विटनेस जो है अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है, एंड द ऑप्शन विच आर गिवन हियर यू कैन फाइंड 145, 159, 165 एंड 157, और इसका सही उत्तर क्या है, सही उत्तर ये है, राइट आंसर इज 159। ये आप पढ़िए एविडेंस एक्ट में, वहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है कि वो मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए प्रावधान यहीं पे है। और इस का जो 2003 का जो पेपर है उसका ये जो है आखिरी प्रश्न हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं 2003 के इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन। और ये क्या है, ए स्कल्प्टर एग्रीज टू सेल टू बी ऑल माई मोड्स, ए हैज़ बोथ मॉडल्स, यहाँ पे मोड्स की जगह मॉडल्स होना चाहिए था, ए हैज़ बोथ मॉडल्स एंड टूल्स वेदर एविडेंस कैन बी एड्यूस्ड टू शो हिज इंटेंशन, so here yes it can be there, it is also a case of the illustration, okay। So with this my dear friends we are finishing the question paper of the Chhattisgarh Civil Judge of the year of 2003. So please subscribe my channel if you are first on my YouTube channel. We will have more such videos on my YouTube channel, and we make also videos for the admissions in LLM, PhD admission in law, as well as we also make videos for the current affairs and the law also. So please subscribe so that we get more motivations to have more such videos for you. So thank you for all of you watching this video. We will meet with another video very soon. Thank you.